दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, दिल्ली में एक बड़ा बदनाम इलाका है जीबी रोड, जिसे अधिकतर लोग जानते हैं। यहाँ पर सेक्स वर्कर लड़कियाँ काम करती हैं। ये कोई नई या ताज्जुब की बात नहीं है। हर बड़े शहर में सेक्स वर्कर लड़कियों के काम करने के लिए कोई क्षेत्र होता है, कोई जगह होती है। दिल्ली में वो जीबी रोड के नाम से है। बहरहाल, इस खबर का मकसद बनाने का ये है और कहने का मकसद ये है कि इन जगहों पर बहुत से शहरों से शरीफ घर की शरीफ सीधी सादी लड़कियों को बहला फुसला कर, इश्क का बहाना करके, शादी का बहाना करके किसी न किसी तरीके से यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। और वो जब यहाँ पर पहुँच जाती हैं तो उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कसाई के हाथ कोई बकरी आ गई हो। और उसी तरह से उनके साथ में यह जुल्म और सितम शुरू होते हैं और फिर उनके साथ में वो अत्याचार की कहानी होती है कि हम उसको पूरी अगर डिटेल में बताएंगे तो घंटों लग जाएंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर व्यवहार होता है वो अमानवीय होता है। और फिर बाद में एक दिन ऐसा आता है कि जो लड़की यहाँ पर आती है फिर इसी में घुल मिल जाती है और जिन लड़कियों को भागने का मौका मिलता है वो भाग जाती हैं। लेकिन वो बहुत कम ही खुशनसीब लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो निकल भागती हैं, वरना ज़्यादातर यहीं पर जम हो जाती हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कलकत्ता की एक लड़की जिसका हमने फर्जी नाम रानी दिया हुआ है, जब नौकरी के बहाने से उसको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और वहाँ पर उसको एक नशीली चीज़ पिलाने के बाद में और फिर उसको दिल्ली पहुँचाया गया। और दिल्ली पहुँचाने के बाद में यहाँ जीबी रोड में उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी कहानी सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन हमारी रूह कहानी सुनाने का मकसद यही है कि जो लड़कियां इसमें के काम करने के लिए लोगों के जो बहकावे में आ जाती हैं, फर्जी दोस्तों के बहकावे में आ जाती हैं, जिसमें लड़कियां भी दोस्त हो सकती हैं, वो उनसे बचें और उनसे बचने के बाद में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। दोस्तों, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीबी रोड पर किस तरह के जुल्म किए जाते हैं लड़कियों के साथ में। ये जो जिसको हमने फर्जी नाम रानी दिया है, ये भी यहाँ पर जब यहाँ पे फंस गई तो इसको किस तरह जुल्म किया गया और क्या हुआ। लेकिन फिर एक कोई अच्छा आदमी इसके पास में आया जो इसका ग्राहक था। इसने जब उसे अपने भाई का नंबर दिया और उसने इसको भाई को कांटेक्ट किया तो किस तरह से इसका भाई बचा कर ले गया। ये पूरी वीडियो देखने के लिए इसको बिना स्किप किए आप पूरा ज़रूर देखिए। नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफ़र मिलता है और वो उस ऑफ़र को प्राप्त करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आकर कहता है कि मैडम, आप चाय लेंगी या कॉफ़ी लेंगी। वो चपरासी जाता है, कुछ देर के बाद जब चाय लेकर आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था, चाय ख़त्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पर सो जाती है। उसको पता ही नहीं चलता। कई घंटे बीत जाते हैं। लगभग 12 से 15 घंटे बाद उस लड़की को होश आता है और जब होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसी तरह से होश आता है तब वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिलता। खाना मांगती है, खाना नहीं मिलता। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी नहीं मिलते। मिलती है तो उसको मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है बेवजह, जो भी वो मुँह खोलती थी उसी बात पर वो पिटती थी। दिल्ली की सड़कों से कोई आदमी फ़ोन मिलाकर मोबाइल कान से लगाता है और जब दूसरी तरफ मोबाइल रिसीव हो जाता है तो कहता है कि मैं अपना नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपकी बहन ख़तरे में है और वो जीबी रोड पर है। उधर से वो कहता है कि मुझे प्लीज़ अपना नाम बताइए और बताइए, डिटेल पूरी बता दीजिए क्या है। ये आदमी कहता है कि सॉरी, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपकी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर है। अगर आप उसको बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। और ये कहकर ये फ़ोन काट देता है। लड़की का भाई आंखों में आंसू लिए खुश होकर अपने माँ बाप को पूरी बात बताता है और कहता है कि मुझे दिल्ली जाने की इजाज़त दी जाए। अब ये चूँकि किस्सा कलकत्ता का था, ये लड़की कलकत्ते की थी, इसलिए उसको जिस तरह से दिल्ली लाया गया था वो भी आप आगे सुनेंगे। बहरहाल इसको इजाज़त उसके माँ बाप दे देते हैं और वो अपनी बहन को बचाने के लिए दिल्ली आता है। फिर देखिए और सुनिए कि आगे किस तरह से वो इन सब से मुकाबला करता है। वो लड़का सीधा यहाँ से दिल्ली जाता है और दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फ़ोन किया गया था उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मुझसे मुलाकात कर लीजिए। करोल बाग में रहने वाला वो व्यक्ति उसके अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद उससे जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो फ़ोन किया था वो कलकत्ता का ही रहने वाला है और जो भाई आया है वो भी कलकत्ता का रहने वाला है। अब इसके बाद यहाँ से सीधा बातचीत करते हैं
और बातचीत, क्योंकि उन्हें अच्छे से बांग्ला भाषा जो आती थी, बातचीत करने के बाद वो कहता है कि जो भी कदम उठाओ सोच समझ के उठाना, ऐसा ना हो तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाए। भाई बहुत देर तक सोचता रहता है, सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से सीधा जाता है कोठा नंबर 68 में। 68 में जाने के बाद वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं, जो सिर्फ वेश्यावृत्ति का काम करती थीं, जो धंधा करती थीं, उन लड़कियों के पास जाने से पहले उसे एक मैनेजर के पास जाना होता है और मैनेजर से जाकर कहता है कि मुझे किसी से मिलना है। महिला ने कहा कि जो एक नई लड़की है, अभी दो ढाई महीने पहले जो आई है रानी, उससे मुलाकात करा दो। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से ही एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगी तो उसके बाद मुलाकात हो सकती है। वो लड़का कहता है कि अगर ऐसी ही बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। उसका दरवाज़ा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है और बहन जब बाहर निकल के आती है, बहन और भाई की जब आपस में आमना सामना होता है तो बहन उसे देखकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, आंखों ही आंखों में शर्माने की कोशिश कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बहन करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे देखते ही कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए। वो लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है और जैसे ही अंदर जाती है वो लड़का उसके साथ ही चला जाता है। बहन और भाई जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से गले लगकर जब रो रहे थे तो फूट फूट के यह आवाज़ बाहर तक ना जाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया। बहन अपनी कहानी सुनाना जब शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगती है। दरअसल वो बताती है कि कलकत्ता की मल्टीनेशनल कंपनी में जो वो काम कर रही थी, उसी कंपनी में उसकी एक जो दोस्त बनती है ज्योत्सना, और जब ज्योत्सना से वो दोस्ती कर बैठती है तो ज्योत्सना उसके सामने आके एक दिन रोने लगती है। कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाहते। आखिरकार करूं तो क्या करूं। रानी जब उसकी बात सुन रही थी, वो कह रही थी कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, तो बता रही थी लगभग 35 या 40 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफ़र आया है उसमें लगभग 1 लाख रुपये तो शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेंगे। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो ज्योत्सना की बात सुनने के बाद उसे लगा कि क्या वहाँ नौकरी मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी कम पैसे मिल रहे थे। तभी ज्योत्सना ने कहा कि ठीक है, इस ऑफ़र को तुम प्राप्त कर लो और मैं कभी फिर और देखूंगी, परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। जब जब वो घर से खाना लेकर आते थे, साथ खाते थे, कुछ चाय पीनी हो, कॉफ़ी पीनी हो या बाहर घूमना हो, तो ज्योत्सना और रानी दोनों एक साथ ही रहते थे। तभी वो जो दिल्ली की नौकरी का ऑफ़र था, उस दिल्ली की नौकरी के ऑफ़र के लिए उसने कहा कि 10 जून 2019 को दिल्ली की फला जगह पर इंटरव्यू है और इसके लिए जो रमज़ान है, रमज़ान तुम्हें दिल्ली लेकर चला जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। जब वो दिल्ली जाती है तो तब वहाँ जाने के बाद उसका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठे पर आती है। अब ये लगातार उसके साथ सिलसिला चलता रहता है। उस पर लोगों की नज़र थी, उसके कोठे वालों की नज़र थी, ताकि यहाँ से ये भाग ना जाए। वही एक ऐसी लड़की थी जो इस कोठे से बाहर जाने की उसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं होती है। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कि पश्चिमी बंगाल का ही रहने वाला था। उसके पास आने के बाद उससे बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज़्यादा उसको तवज्जो दी, उससे ज़्यादा बातचीत करनी शुरू की। इसलिए उस ग्राहक की आदत बन जाती है, जब भी उसे मौका मिल रहा था तभी वो उसके पास आता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब 3-4 बार लगातार वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आते हैं, तभी रानी ने उस व्यक्ति से डिमांड की कि क्या तुम मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हो। और जैसे भी ये फ़ोन की बात कहता है कि वो कहती है कि मेरे भाई को फ़ोन कर दोगे तो शायद मेरे निकलने का यहाँ से चांस बन जाएगा। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये लोग मुझे पूरे मार डालेंगे, मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। तभी वो लड़की वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसके पैर पकड़ती है, कहती है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सकता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसने जो वादा किया था, वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी। कहानी सुनने के बाद यहाँ से सीधा बाहर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। यदि पुलिस इन लोगों से मिली हुई तो मेरी बहन कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। इसलिए उसके लिए कलकत्ता से आए लड़के के लिए दिल्ली, वो शहर, कमला मार्केट, बिल्कुल जो थाना था बिल्कुल अनजान था, उसकी यहाँ पर कोई मिलने वाला नहीं था। वो समझ नहीं पा रहा था करे तो क्या करे। अगले दिन फिर ग्राहक बन के जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से ही मिलना है। रानी के पास जाता है, रानी से जाकर पूछता है कि रानी हमें क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता। तब वो एक नाम बताती है, कहती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना चाहिए। वहाँ की एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद कर दें। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से जब पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है, क्योंकि ये लोग
अक्सर इन कोठों पर आते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं। उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल उसकी बहुत मदद कर सकती है। यहाँ से वो सीधा निकल के जाता है दिल्ली महिला आयोग में, और वहाँ जाने के बाद उसको एक उसकी DCW यानी कि दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन उसकी एक सदस्य मिलती है, मेंबर मिलती है, जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी को वो लड़का अपनी बहन रानी की पूरी कहानी बयां करता है। रानी दरअसल काल्पनिक नाम है, असली नाम हम उसका ले नहीं सकते। जब किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसको एक अच्छा ऑफ़र दिया गया था कि तुम दिल्ली आओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, इसलिए तुम जब वो यहाँ आती है तो उसको सीधा कोठे पे पहुँचा दिया जाता है। 2-2.5 महीने से लगातार उसका शोषण हो रहा है, उसके साथ न जाने कितने लोग गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। तभी वो कहती है कि मैं अपनी जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करती हूँ। तभी किरण नेगी ने स्वाति मालीवाल से बातचीत की और मालीवाल से कहा कि ऐसे मसला है, जो भाई है वो मेरे पास बैठा हुआ है, वो अपनी बहन से सीधा कोठे पर मिल के आया है, उससे बातचीत करके आया है, इसलिए इस बात में कोई झूठ नहीं है, इसकी मदद करनी चाहिए। जब स्वाति मालीवाल ने पूरी कहानी सुनने के बाद सीधा वो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मनदीप सिंह रंधावा को फ़ोन करती है। उनसे कहती है कि सर मुझे आपकी मदद चाहिए, एक GV रोड पर कोठा है, वहाँ पर रेड डालनी है, क्योंकि एक लड़की है जो कई महीने से फंसी हुई है, उसके साथ काफ़ी समय से गंदा घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के बहाने से कलकत्ता से दिल्ली बुला कर लाया गया था। ये मनदीप सिंह रंधावा ने जब पूरी कहानी सुनते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं, और वो डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। और 2019 को ये जो 9 अगस्त की डेट थी, तीसरी बार भी भाई ग्राहक बन के जाता है और उसे ये कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक तुम उस कोठे के अंदर रहोगे, अपनी बहन के साथ रहोगे, ताकि हम जाकर आसानी से उन्हें पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सकें। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वाति मालीवाल, मनदीप सिंह रंधावा सहित कई ऑफिसर की टीम यहाँ पर जाती है, जो रेड डाली जाती है। रेड डालने के बाद उसी कोठे में जब जाते हैं, उस दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खुलता है तो दोनों बहन और भाई उस कोठे के अंदर मिल जाते हैं। तो पूरी स्टोरी आपने सुनी कि किस तरह इस लड़की ने मुसीबतें, परेशानियां और अजियतें उठाई, उसने क्या क्या काम किए, किस तरह से उसके जिस्म को नोचा गया, लेकिन वो फिर भी खुशनसीब थी कि उसका भाई उसको बचा कर ले गया। दिल्ली की पुलिस और वहाँ की टीम ने उसका साथ दिया। इसीलिए ये स्टोरी बनाई गई है कि लड़कियों को इससे सबक मिल सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।